हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले आपने हमारी 2 क्लास देखी होंगी। एक हमारी पहली क्लास थी यूनानी आक्रांत अलेक्जेंडर के ऊपर। उसके बाद हमने दूसरी क्लास बनाई थी प्राचीन भारत के 16 जनपद पर। और प्राचीन भारत के 16 जनपदों में आपसी संघर्ष के ऊपर भी हमने बात की कि किस प्रकार से 16 जनपद में महाजनपद का संघर्ष शुरू हुआ। और उस महाजनपद की लड़ाई में सबसे ताकतवर जनपद बनकर कौन उभरा? मगध जनपद। और मगध जनपद बाद में प्राचीन भारत का सबसे ताकतवर जनपद हुआ। और मगध पर शासन करने वाला उस समय भारत का सबसे ताकतवर शासक माना जाता था, क्योंकि उस समय सबसे समृद्ध जनपद मगध ही था। और मगध जनपद पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश था। और इस वंश को पितरहंता के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया था पितरहंता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में जो भी राजा बना अपने पिता की हत्या करने के बाद ही बना। इस वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी, यानी इसका संस्थापक बिंबिसार था। और मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह थी, किसी ग्रीवरज भी कहते थे। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि उसने पहली राजधानी राजगृह ग्रीवरज को बनाया था। और बिंबिसार ने वैवाहिक नीति से मगध साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित किया। और उसने अपने जीवन में कुछ ही विवाह किए थे, मात्र 500 विवाहों के माध्यम से उसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, मगध साम्राज्य का। बाद में सत्ता पाने के लिए ही बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र के द्वारा कर दी गई। और किस पुत्र ने उसकी हत्या की? अजातशत्रु ने। तो इसलिए पूछ लेता है कि भाई बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु। और अजातशत्रु शब्द का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का विनाश करने वाला, उसे बोलते हैं अजातशत्रु, जो शत्रु का विनाश करता हो। ठीक है, तो यानी अजातशत्रु ने ही सत्ता पाने के लिए किसकी हत्या की थी? अपने पिता बिंबिसार की, उसके द्वारा हत्या की गई थी। तब वो मगध साम्राज्य का शासक बना। देखो, जब अजातशत्रु ने सत्ता पाने के लिए अपने पिता की हत्या की और इस बात का समाचार जब बिंबिसार की राजधानी राजगृह में आया और उनको जब पता चला कि अजातशत्रु बागी हो गया है और उसने सत्ता पाने के लिए बिंबिसार की हत्या कर दी, तो सब लोगों ने उसके प्रति नाराजगी जाहिर की। और जो वैवाहिक दहेज के रूप में उसके पिता को जिन जिन क्षेत्रों से जो दहेज के रूप में प्राप्त हुआ, उन क्षेत्रों पर वहाँ के शासकों के द्वारा हमले कर दिए गए। और वो क्षेत्र उस मगध के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। और एक छोटे से साम्राज्य में फिर मगध साम्राज्य सिमट कर रह गया, जिस साम्राज्य से एक विशाल साम्राज्य के रूप में शुरुआत बिंबिसार ने की थी। ठीक है, तो अजातशत्रु के सामने सबसे पहले जो इस जनपद में सबसे पहले राजद्रोह शुरू किया वो कौशल जनपद ने किया था। और मैंने आपको बताया था कि कौशल जनपद में पहला विवाह किसका हुआ? बिंबिसार। तो बिंबिसार का पहला विवाह किसमें हुआ था? कौशल जनपद में। और कौशल जनपद की किस राजकुमारी के साथ पहला विवाह हुआ था? महाकौशला। तो महाकौशला बिंबिसार की पहली पत्नी थी। वैसे तो 500 पत्नी के होने का जिक्र होता है। ठीक है, कहते हैं कि उसने अपने जीवन में 500 विवाह किए थे। पहला विवाह कौशल जनपद की राजकुमारी महाकौशला के साथ हुआ था। देखो, जब अजातशत्रु ने सत्ता पाने के लिए बिंबिसार की हत्या की, इस बात का समाचार जब महाकौशला को पता चला, तो समाचार को सुनने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी हार्ट अटैक हो जाने की वजह से इनका देहांत हो गया, महाकौशला का। अब इस बात का समाचार किसको मिला? कौशल जनपद के राजा प्रसेनजीत को। राजा प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत किसके भाई थे? तो प्रसेनजीत थे महाकौशला के भाई। इन्हें पता चला कि भाई अजातशत्रु ने सत्ता पाने के लिए हमारे बहनों की हत्या कर दी। उनकी मृत्यु का समाचार सुन के हमारी बहन का इंतकाल हो गया। इस बात पे उन्हें क्रोध आया और कौशल जनपद के राजा प्रसेनजीत ने काशी पर हमला कर दिया, काशी जनपद पर। और काशी जनपद इस समय किसके नियंत्रण में था? मगध के, क्योंकि काशी जनपद बिंबिसार को दहेज के रूप में दिया गया था कौशल जनपद के राजा महाकौशल के द्वारा, जब महाकौशला से बिंबिसार का विवाह हुआ। तो सबसे पहले अजातशत्रु के सामने जो विद्रोह किया वो कौशल जनपद के राजा प्रसेनजीत ने किया। काशी पर हमला किया, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ऐसे फिर लिच्छवियों ने हमले कर दिए। लिच्छवियों ने वैशाली पर हमला किया, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। और ऐसे उसके साम्राज्य में जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए और उसका साम्राज्य एक छोटे से साम्राज्य तक सिमट के रह गया। इस पर उसकी नाराजगी भी हुई जिन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह बगावत किए। और अजातशत्रु ने अब इन लोगों को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया कि जिन्होंने मगध साम्राज्य की अधीनता को उतार फेंका है वो फिर मगध साम्राज्य के अधीन किए जाएंगे। और अजातशत्रु के सामने सबसे पहले किसने विद्रोह किया था? प्रसेनजीत ने। तो इसलिए उसने सबसे पहले जो हमला करने का विचार बनाया कौशल जनपद के राजा प्रसेनजीत के विरुद्ध किया।
लेकिन कौशल जनपद इस समय एक समृद्ध जनपद था। ऐसा नहीं है कि टपोरी मिजाज का राजा था प्रसेनजीत, पप्पू मिजाज का था, मौसम बनाता था कि कोई भी आएगा पराजित करके चला जाएगा, ऐसा भी नहीं था। एक योग्यवान व्यक्ति था, एक योग्य शासक था। अजातशत्रु भी एक अच्छा योद्धा था, अच्छा सेनानायक था। उसने हमला किया प्रसेनजीत पर और प्रसेनजीत ने पहले हमले को विफल कर दिया। यानी कहते हैं इस युद्ध में अजातशत्रु को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। वो पराजित हुआ और पराजित होकर वो अपने साम्राज्य वापस लौट आया। फिर उसके बाद उसने फिर अपने आप को तैयार किया, क्योंकि वो चुप नहीं बैठने वाला था। क्योंकि एक योग्यवान व्यक्ति अगर कहीं से पराजित हो जाए तो वो फिर चुप नहीं बैठता, वो फिर अपने आप को और ताकतवर करता है, अपने आप को और बेहतर करता है। उसके बाद फिर पुनः उस क्षेत्र पर हमला करने के लिए आता है। ठीक है, तो उसने भी अपने आप को समय दिया, अपने आप को तैयार किया और वो फिर कौशल जनपद पर एक बार फिर हमला करने के लिए आया। और इस बार अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर दिया। प्रसेनजीत को बंधक बना लिया गया, लेकिन अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की हत्या नहीं की। ठीक है, और ना ये कहा कि छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो उन्हें कहा कि भाई बताओ क्या करा जाए। अब देखो, अजातशत्रु हत्या करके उसके पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में भी ले सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है कि वो उसके साथ वैवाहिक संबंध बनाता है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे आगे भी युद्ध करने हैं और उन युद्धों में मुझे आवश्यकताएं होंगी, मुझे मित्रों की आवश्यकता होंगी, मुझे अपने लोगों की ज़रूरतें होंगी, तो वहाँ नाते रिश्ते भी बनाए रखने बहुत आवश्यक हैं। तो इसलिए वो क्या कहता है कि भाई देखो, हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। ठीक है, और उसे पता था कि भाई मैं भी राजा हूँ, जैसे मेरा पिता राजा था, और मेरा विवाह जब इसकी पुत्री के साथ होगा तो दहेज में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो दहेज में उसे क्या मिलता है? काशी जनपद ही मिलता है। जो जनपद उसके पिता को दहेज में मिला, बाद में वही जनपद उसके पुत्र को भी मिला। और अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ? इसकी पुत्री से, प्रसेनजीत की पुत्री। और प्रसेनजीत की पुत्री कौन थी? वाजिरा। ठीक है, प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से किसका विवाह हुआ? अजातशत्रु का। कौशल जनपद के साथ अब उसके वैवाहिक संबंध हो गए, तो अब कोई चिंता की बात थी नहीं। अब जो प्रसेनजीत थे, अब मगध पर तो हमला करने नहीं आते भविष्य में, क्योंकि अब वो उनकी पुत्री की ससुराल थी। अब कौन पिता अपनी पुत्री की ससुराल पर हमला करने के लिए जाएगा? अब वो सुरक्षित था कौशल जनपद से। अब उसके सामने दूसरी समस्या थी लिच्छवी। और इस समय लिच्छवी के राजा कौन थे? चेटक। ठीक है, लेकिन लिच्छवियों से लड़ने में एक बड़ी समस्या ये भी थी कि ये वज्जी संगठन के सदस्य थे। वज्जी संगठन, और वज्जी संगठन में कितने राजा थे? 8 राजा। अब अजातशत्रु इस बात को भली भांति जानता था कि यदि मैं लिच्छवियों पर हमला करूंगा तो वज्जी संगठन का सदस्य लिच्छवी हैं, तो मुझे 8 राजाओं के साथ युद्ध करना होगा। और इस समय संगठन बहुत मजबूत था और अजातशत्रु की स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी कि वो इतने बड़े संगठन को पराजित कर सके। तो उसके लिए एक समस्या का विषय था, लेकिन वो लिच्छवियों को हर हाल में पराजित करना चाहता था। पराजित करने का कारण क्या था? इसके कारण जो मानते हैं वो 2 कारण मानते हैं। ठीक है, अब पहला कारण क्या मानते हैं? पहला कारण मानते हैं हल और बेहल। इसके 2 भाई थे। कहते हैं कि भाई एक बार माइनिंग, खदान की माइनिंग के दौरान में, ठीक है, कुछ मूल्यवान आभूषण पाए गए थे, धातु पाए गए थे। और वो मूल्यवान आभूषण किसको पसंद थे? अजातशत्रु को। लेकिन उसके छोटे भाई हल बेहल ने जिद कर दी अपने पिता बिंबिसार के सामने, और बिंबिसार ने उनकी जिद को देखते हुए हल बेहल को वो आभूषण दे दिए। लेकिन वो बहुत प्रिय थे अजातशत्रु को, बहुत अच्छे लग रहे थे, वो भी उनको पाना चाहता था। लेकिन बिंबिसार ने कह दिया कि देखो आप बड़े भाई हैं, आपके छोटे भाई हैं, आप बड़प्पन दिखाइए, सब कुछ आपका ही है, पूरा राजपाट तुम्हारा है, इनको दे दो। वो दे देता है। ठीक है, तो यानी जब उसने अपने पिता की हत्या की तो हल बेहल मगध को छोड़कर कहाँ भाग गए? लिच्छवियों के पास। यानी उनकी जो माता थी चेलना, वो किस कुल से थी? लिच्छवियों की कुल से थी। अपने नाना चेटक के पास चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सत्ता पाने के लिए हमारा भाई अपने पिता की हत्या कर सकता है तो हमें कौन सा जिंदा छोड़ देगा। क्योंकि वो ये भी नहीं चाहेगा कि कोई उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करने वाला हो कि ऑब्जेक्शन माय मिलॉर्ड, हम राजा क्यों नहीं बन सकते, तुम क्यों बन सकते हो, सत्ता पाने के लिए तुमने हत्या की, हम भी तो तुम्हारी हत्या करके अपने आप को राजा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो उनको भी जीवित नहीं छोड़ता। इसलिए भाग के कहाँ चले गए? चेटक के पास। अजातशत्रु ने लिच्छवी के राजा चेटक से कहा कि आप हल बेहल को मुझे सुपुर्द कर दे। चेटक ने मना कर दिया। इस बात पर नाराजगी होगी और दोनों के बीच में युद्ध जैसे हालात बन गए। दूसरा कारण जो मानते हैं वो मानते हैं कि लिच्छवी और मगध साम्राज्य के बीच में कुछ खाने पड़ती थी जो सोने की खाने थी, जहाँ माइनिंग होती थी, और उन खानों से जो भी सोना प्राप्त होता था वो 50-50 दोनों साम्राज्यों में वितरित कर दिया जाता था।
लेकिन जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई तो उस पूरे खनन के ऊपर किसने कब्जा कर लिया? लिच्छवी ने कब्जा कर लिया। और वहां से जो भी सोना प्राप्त होता था वो उस पूरे सोने को लिच्छवी ही ले जाते थे, अजातशत्रु को कुछ नहीं मिलता था। तो दूसरा जो कारण मानते हैं वो उसको मानते हैं इन दोनों के बीच में। अब देखो, अजातशत्रु हमला करना चाहता था, हर हाल में इस संगठन को पराजित करना चाहता था, लेकिन लड़ते लड़ते भी रुक जाता था, सोच विचार करता था कि देखो अगर इस संगठन से पराजित हो गए तो फिर पूरा अस्तित्व खत्म, कैरियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जीवन में होता है कि जब आप एक ऐसे पहलू पर खड़े हो जाएं जहां से निर्धारित हो कि आप उन्नति की तरफ जाएंगे या आप वापसी की तरफ, यानी आप दुर्गति की तरफ जाएंगे, तो वहां सोच विचार करना आवश्यक है। ठीक है, कोई भी कदम रखा जाए सोच विचार के साथ ही रखा जाए, क्योंकि वहां से जीवन का निर्धारण होना है कि समापन की तरफ है या उन्नति की तरफ है। तो सोच विचार करता है, और सोच विचार करने के लिए किनके पास चला जाता है? भगवान गौतम बुद्ध के। कहते कि भगवान गौतम बुद्ध से बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करता था अजातशत्रु। वैसे भगवान गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? बिंबिसार के समकालीन थे। ठीक है, यानी उनका जो सर्वाधिक जीवन था वो मगध के राजा बिंबिसार के समकालीन व्यतीत हुआ था। यानी उनकी जो मृत्यु हुई वो किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के, जो भगवान गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर नामक जगह पर। ठीक है, तो कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध के पास वो काफ़ी ज़्यादा सलाह विमर्श करने के लिए जाता था, लेकिन कभी बिंबिसार की हत्या करने के लिए सलाह विमर्श करने नहीं गया कि पिताजी सत्ता नहीं दे रहे तो बताओ क्या करूं, निपटा दूं, रन आउट कर दूं, ऐसा कभी पूछने नहीं गया। हत्या कर दी अपने पिता की सत्ता पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे गया, उसने बताया कि देखो मैं वज्जी संगठन को पराजित करना चाहता हूँ, लिच्छवियों को पराजित करना चाहता हूँ, और ये मैं भली भांति जानता हूँ कि जो लिच्छवी है वो वज्जी संगठन के सदस्य हैं। अगर मैं लिच्छवियों पे हमला करूंगा तो वहाँ मुझे 8 राजाओं से लड़ना होगा, और अभी मेरी सेना इतनी ताकतवर नहीं है या मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि संगठन को पराजित कर सकूँ। तो कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं संगठन को हरा सकूँ। तो तभी भगवान गौतम बुद्ध कह देते हैं कि जहाँ एकता हो, अगर एकता में विखंडन डाल दिया जाए तो उन्हें पराजित करना बहुत आसान है। विखंडन का मतलब कि यदि इस एकता को तोड़ दिया जाए, इस गुट को तोड़ दिया जाए, और यदि गुट विभाजित हो गया तो बहुत आसान होगा लिच्छवियों को पराजित करना। अब अजातशत्रु पूछता है कि भगवान जब ये बता दिया तो ये बताओ कि गुट को कैसे तोड़ा जा सकता है। वो कहते हैं कि वो आप विचार करो। अब ये विचार करता है कि यार कैसे इस गुट में फूट डाली जाए, क्योंकि 8 राजा बहुत समय से एक साथ रह रहे हैं, तो बहुत तगड़ी एकता के बीच में है, कैसे विभाजित की जाए। तभी उसके पास एक व्यक्ति होता है और जो उसका सेनापति था और बहुत दिमाग का शातिर था, वसस्कर। ठीक है, बहुत शातिर दिमाग का आदमी। अब वसस्कर कहता है कि आप इस काम को मुझ पे छोड़ो, इस संगठन को मैं तोड़ दूंगा। और वसस्कर यानी भेष बदलकर मगध साम्राज्य को छोड़कर वो लिच्छवी के साम्राज्य में चला जाता है। और बाद में जाता है एक छोटे से साम्राज्य में जाता है, वहाँ नौकरी मांगता है, एक छोटी सी नौकरी करना शुरू कर देता है। दिमाग का बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, धीरे धीरे लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे दरबार में अपना वर्चस्व बना लेता है। और एक समय के बाद वज्जी संगठन के दरबार में भी वो उपस्थित होना शुरू हो जाता है अपनी योग्यता से, और धीरे धीरे उन संगठन के बीच में आपसी फूट डालना शुरू कर देता है। जैसे कि भाई मोहल्ले में भूरा और कालू का दबदबा चलता हो और दोनों एक साथ पूरे मोहल्ले को कंट्रोल करते हो। भूरा कालू के बिना अधूरा है, कालू भूरा के बिना अधूरा है। दोनों एक साथ ही बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, अकेला अकेला नहीं कर सकता, कोई भी टूट पीट के चला जाएगा अगर आपस में विभाजित हो गए। अब क्या हो कि कोई बंदा ऐसा जाए कि कालू से कहे कि भाई इस मोहल्ले में अगर तुम्हारी हुकूमत चलती है तो भूरा की वजह से, भूरा ना तो तुम्हें तो कोई भी गली में पीट के चला जाए। और यही बात कोई भूरा से कहे कि भाई तुम्हारी अगर मोहल्ले में हुकूमत चलती है तो कालू की वजह से चलती है। अब भूरा पूछेगा कौन कहता है? कालू। कालू से कहा तुमसे कौन कहता है? कि भूरा बोलता है ऐसा। अब आपसी तनाव हो गए दोनों में, यही कार्य उसने यहाँ पे किया, आपसी लोगों के बीच में फूट डाला, एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर दिया। ये कह दिया ये संगठन के लोग ना हो तो तुम्हें कोई भी पराजित कर दे। और जब ये बातें शुरू हुई तो संगठन में आपसी तनाव बने और तनाव की वजह से संगठन टूट गया, वज्जी संगठन। जब वज्जी संगठन टूटा तो लिच्छवी अकेले पड़ गए। वसस्कर ने तुरंत ही पत्र लिख दिया अजातशत्रु को कि अब आप लिच्छवियों पर हमला कर दो। अजातशत्रु कहते कि ठीक है हमला कर देंगे, तुम जल्दी वहाँ से निकल आओ, उसके बाद हम हमला कर देंगे। और लिच्छवियों पर हमला करने के लिए अजातशत्रु गया। लेकिन इस हमले में अजातशत्रु ने 2 हथियारों का उपयोग किया जो प्राचीन भारत में पहली बार उपयोग होने वाले हथियार थे, रथ मूसल और महाशिलाकंटक।
देखो प्राचीन भारत में इन हथियारों का सबसे पहले जो उपयोग किया गया अजातशत्रु के द्वारा लक्ष्मी को पराजित करने के लिए किया गया। अब रथ मूसल क्या होता है? रथ मूसल का मतलब है, अपनी बाहुबली फिल्म तो देखी ही होगी, उसमें क्या होता है कि बैल होते हैं रथ मूसल में और आगे पंखे लगा दिए जाते हैं और हजारों की तादाद में उन पंखों के पहिए लगे होते हैं, बैलों को विपक्षी सेना की तरफ छोड़ते हैं और पीछे से जो तीर कमानी करने वाले सैनिक होते हैं वो सपोर्ट देते हैं और विपक्षी सेना पर हमला करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट इसलिए देते हैं जिससे कि बैल सेना के अंदर घुस जाएं। और जब एक साथ हजारों बैल इस प्रकार से सेना के अंदर घुसेंगे तो सैनिकों को मारते हुए निकलेंगे, सेना में खलबली मचना शुरू होगी और सेना इतर बितर होगी, सेना का संतुलन खराब होगा। ठीक है, इसलिए उनको छोड़ देते थे। दूसरा महाशिला गंटक, यानी किले को तोड़ने वाली मशीन होती थी, बड़े बड़े पत्थर फेंकने की उसके अंदर क्षमता होती थी, क्योंकि दीवारों को तोड़ने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता था। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक जैसे हथियार उपयोग किए गए लक्ष्मी को पराजित करने में अजातशत्रु ने। कहते हैं कि ये बहुत विध्वंसक युद्ध हुआ था, बहुत नरसंहार इस युद्ध के अंदर अजातशत्रु ने किया लक्ष्मी को पराजित करने में। ठीक है, और फिर उसने उन क्षेत्रों पर अपना पुनः नियंत्रण कर लिया जो उसके पिता के शासनकाल में था। इसके बाद जब वो इस युद्ध को जीतने के बाद वापस लौटा तो उसे पता चला कि भगवान गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया है, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस युद्ध का जीतने का श्रेय वो किसको देता है? भगवान गौतम बुद्ध को देता है, क्योंकि उन्होंने ही तो प्लान बताया था कि यदि शत्रु ताकतवर हो तो उसकी एकता का विखंडन ही जीत का प्रमाण है। तो वो उनके लिए पहली बोध सभा, यानी पहली बोध सभा किसने कराई थी? अजातशत्रु ने कराई थी। और पहली बोध सभा कब हुई? भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद। ठीक है, तो पहली बोध सभा कब होती है? तो पहली बोध सभा हुई 483 में, 483 ईसा पूर्व। और इस बोध सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इस बोध सभा का अध्यक्ष था महाकश्यप। और राजा कौन? अजातशत्रु। ठीक है, तो राजा कौन था? अजातशत्रु था। पहली बोध सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्षता महाकश्यप ने की, राजा अजातशत्रु था। और स्थान पूछता है, तो स्थान क्या था? राजगृह। राजगृह, ठीक है। और राजगृह क्या थी? राजधानी थी। तो पहली बोध सभा किसकी राजधानी में हुई थी? हर्यक वंश की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह में पहली बोध सभा का आयोजन हुआ था। तो यहाँ से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यही पूछ लेता है एग्जामिनर कि पहली बोध सभा किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। पहली बोध सभा का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। ठीक है, पहली बोध सभा किस वर्ष हुई? 483 ईसा पूर्व। किस स्थान पर हुई? तो पहली बोध सभा कहाँ पे हुई थी? राजगृह में पहली बोध सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, यानी इसके पिता के द्वारा 52 वर्ष तक शासन किया गया। और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया। जैसे इसका पिता राजपाट का त्याग नहीं करना चाहता था, ऐसे इसने भी राजपाट का त्याग नहीं किया। और जो मृत्यु का कारण इसके पिता का हुआ वही कारण इसका बना। इसलिए बोलते हैं कि एक समय पर स्वेच्छा से चीज़ों का त्याग कर देना भी उचित होता है, अन्यथा वो अपने विरुद्ध खतरनाक ही साबित होता है। और वो हुआ भी। अब इसका जो पुत्र था उदयन, यानी अब उसके अंदर सत्ता की महत्वाकांक्षाएं जागरूक होना शुरू हो गई। अब वो सत्ता की लालसा रखने लगा कि भाई कब हमारा पिता हमें अपनी सत्ता को सुप्रद करेगा। जैसे एक समय पर अजातशत्रु सोचता था बिंबिसार के लिए, बिंबिसार नहीं कर रहा था तो अजातशत्रु ने हत्या कर दी। उसी प्रकार उदयन ने भी सत्ता पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। तो अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन के द्वारा की गई। और उदयन को पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पितृहंता किसको कहा जाता है तो पितृहंता किसको कहते हैं? उदयन को। पितृहंता, यानी कुछ लोग मानते हैं कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने नहीं की, बंधक बना लिया, लेकिन अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। ये एकदम तथ्य है, सत्य है। ठीक है, तो इसलिए पितृहंता किसको कहा गया? उदयन को कहा गया। और उदयन ने एक बहुत यूनिक कार्य किया। और यूनिक कार्य क्या किया कि भाई गंगा और सोन नदी के मिलन पर एक शहर को बचाया और उस शहर को बाद में अपनी राजधानी भी बनाया। और राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र।
तो भाई पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? उदयन के द्वारा। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने बनाया था। और पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से। शेरशाह सूरी के द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है, जब उसने सूर्यवंश की स्थापना की। जब हुमायूं से शेरशाह सूरी ने सत्ता प्राप्त की, उस समय उसने पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तित करके पटना कर दिया, ठीक है। तो अब देखेंगे कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगृह है, और राजगृह के बाद कौन सी राजधानी बनी? पाटलिपुत्र दूसरी मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। और उसे किसने बनाया? उदयन ने बनाया। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई पाटलिपुत्र शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा बसाया गया? यदि ऑप्शन में उदयन नहीं होता है तो आंसर आप किसको करेंगे? अजातशत्रु को। अब अजातशत्रु को क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि पाटलिपुत्र शहर की नींव जो रखी गई वो अजातशत्रु के द्वारा रखी गई, और उस शहर के निर्माण कार्य को जो पूर्ण किया गया वो उदयन के द्वारा किया गया। तो इसलिए शहर का संस्थापक किसको माना गया? उदयन को ही माना गया, ठीक है। तो उदयन ने अपने जीवन में यही एक कार्य किया था, जो एक यूनिक कार्य था कि वो शहर को बसाता है, क्योंकि ये शहर एक व्यापार के माध्यम से बसाया गया था, जहाँ से कि आसानी से व्यापार किया जा सके और उसकी राजधानी को एक दिशा से सुरक्षित भी रखा जा सके, इसलिए इस शहर को बसाया गया था, ठीक है। अब देखो, जो कार्य उदयन कर आया वही कार्य उसके साथ हुआ। और क्या हुआ? अब इसकी हत्या किसने कर दी? इसके पुत्र ने कर दी। और पुत्र कौन था? नागदशक। तो नागदशक के द्वारा किसकी हत्या की गई? अपने पिता उदयन की हत्या की गई। तो यानी इस वंश में जो भी कोई राजा बना अपने पिता की हत्या करने के बाद ही बना, इसलिए इस वंश को हर्यक वंश के नाम से जाना गया। और नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, क्योंकि नागदशक का सेनापति था शिशुनाग, ठीक है। दोनों नाग ही नाग थे भाई, शिशुनाग। और शिशुनाग ने इस वंश का समापन किया और एक नया वंश स्थापित किया गया जिसे नाग वंश के नाम से जानते हैं। मगध पर हर्यक वंश के बाद जो शासन किया है वो नाग वंश ने किया है, और जिसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई। और शिशुनाग किसका सेनापति था? नागदशक का सेनापति था। देखो, नागदशक एक अयोग्य राजा था। मौसम बहुत बनाता था, आइटम सॉन्ग बहुत देखता था, मौसम बना के सेना का निरीक्षण करने आ जाता था, ठीक है। और उसकी इस कार्यशैली से अधिकारी और सैनिक बहुत ज़्यादा नाराज रहते थे, और इसी चीज़ का फायदा शिशुनाग ने भी उठाया और सत्ता पाने के लिए ही नागदशक की हत्या कर दी। और यहाँ से एक बात साफ भी झलकती है कि हमेशा आपको क्षति वही व्यक्ति पहुँचाएगा जो आपका करीबी होगा, जो आपको बेहतर तरीके से जानता होगा, वही आपको क्षति पहुँचाने का कार्य करेगा, ठीक है। तो इसलिए नागदशक को अच्छी तरीका से कौन जानता था? उसका सेनापति शिशुनाग, क्योंकि एक राजा का सबसे अधिक समय किसके साथ व्यतीत होता है? अपने सेनापति के साथ होता है। खूबियाँ खामियाँ दोनों जानता था और उसकी हत्या कर देता है, और हर एक वंश का समापन होता है। उसके बाद एक नया वंश मगध पर शासन करता है, नागवंश, ठीक है, जिसका संस्थापक शिशुनाग रहा। इस क्लास में हमारा इतना ही रहेगा, और एक बार हम क्रम वाइज भी देख लेंगे कि भाई कौन शासक हुआ। मैंने आपको बताया था पहला शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार के बाद कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद उदयन, और उदयन के बाद कौन हुआ? नागदशक, ठीक है। तो यानी अगर प्रारंभिक देखें तो बिंबिसार, और बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? अजातशत्रु ने कर दी, सत्ता पाने के लिए। अजातशत्रु की हत्या किसने की सत्ता पाने के लिए? उदयन ने कर दी, ठीक है। और उदयन की हत्या सत्ता पाने के लिए किसने कर दी? नागदशक, ठीक है। तो हर एक वंश में कितने राजाओं के द्वारा शासन किया गया? तो हर एक वंश पर 4 राजाओं के द्वारा शासन किया गया। संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद नागदशक, ठीक है। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र शहर स्थापित किया गया, और उदयन ने ही राजधानी परिवर्तित की। हर एक वंश का कौन सा राजा था जिसके द्वारा राजधानी परिवर्तित की गई? तो किसने की थी? उदयन के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही, इसे आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीदन आपको अच्छी क्लास लगी होगी।